नमस्कार। डेली डोज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है। आज से हम लोग आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को कवर कर लिया है। आज से आधुनिक इतिहास के टॉपिक शुरू हो रहे हैं। 18 वीडियो अब तक आ चुके हैं। अगर आपने अब तक पिछले 17 वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट जीएस रिवीजन के नाम से बनी है, उस पर जाके आप पूरे 17 वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बेस्ट रिवीजन आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके। मराठा काल। देखिए, मराठा काल को कहीं कहीं मध्यकालीन इतिहास में ही पढ़ा दिया जाता है और कहीं कहीं इसको आधुनिक इतिहास में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग इसको आधुनिक इतिहास में ही पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग आज से आधुनिक इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। मराठों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि मराठों का उत्थान कहाँ से हुआ। देखिए, जो मराठे थे वो सबसे पहले देवगिरी के यादव वंश, जो देवगिरी का यादव वंश था, उसके अधीन मराठे काम कर रहे थे। जब देवगिरी का यादव वंश का पतन हुआ तो उसके बाद वो बहमनी राज्य की सेवा में चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और इसमें जो उनका इस प्रकार का उत्थान हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण औरंगजेब भी था। औरंगजेब की हिंदू विरोधी रणनीति, इसके अलावा उनके अंदर राजनैतिक जागृति का उत्पन्न होना, धार्मिक चेतना, भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी कुछ, ये सब कुछ प्रमुख कारण है मराठों के आकस्मिक उत्थान की। और उन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण शिवाजी भी थे। शिवाजी का व्यक्तित्व तो काफ़ी प्रभावशाली था, चमत्कारी था, ये भी मराठों के उत्थान का सबसे बड़ा कारण था। मराठों के अगर हम इतिहास की बात करें तो इसको हम दो चरणों में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। पहला चरण जिसमें शिवाजी मुख्य भूमिका में थे, और दूसरा चरण जब पेशवाओं का शासन आता है, यानी पहले मराठा शासन करते हैं और फिर मराठा का पद वो पेशवा के नाम से आगे चलता है, तो पेशवा का काल आता है जिसमें बाजीराव प्रथम, नाना साहब, बाजीराव द्वितीय, ये सब प्रमुख रूप से आते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले प्रथम चरण में शिवाजी को देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हैं शिवाजी। इनका जन्म पूना में हुआ था, सिवनेर में 1627 के आसपास हुआ था शायद। इनके गुरु रामदास थे और संरक्षक दादा कोंडदेव थे। शिवाजी को हैंदव धर्मोद्धारक और क्षेत्रीय कुलवंत समा की उपाधि दी गई थी। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, सूरत पर 2 बार हमला किया और यहाँ पर उन्होंने 2 बार आक्रमण करके लूटपाट की थी। पहला आक्रमण 1664 ईस्वी में हुआ था और दूसरा आक्रमण 1670 ईस्वी में हुआ था। जब 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा, तब यहाँ से उन्होंने चौथ वसूला। चौथ क्या है? चौथ एक प्रकार का मराठा राज्य में लगने वाला कर था। इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे कि ये चौथ कौन सा टैक्स था और किस प्रकार ये वसूला जाता था। ओके। 1665 में शिवाजी ने 1665 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की और ये संधि राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। इस संधि का प्रमुख पॉइंट क्या है, इसको जान लीजिए। देखिए, इस संधि में यह तय हुआ था कि शिवाजी अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। ओके। दूसरी संधि की प्रमुख बात थी कि शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध और सेवा करेंगे तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। ये 3 प्रमुख शर्तें पुरंदर की संधि से में हुई थी 1665 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ओके। शिवाजी का अंतिम अभियान की बात करें तो 1677 में कर्नाटक का अभियान, जिसमें इन्होंने जिंजी का किला जीता था, ये अभियान उनका अंतिम अभियान था 1677-78 में। और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ओके। शिवाजी के प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो शिवाजी के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अष्टप्रधान परिषद थी। अष्टप्रधान परिषद क्या थी? 8 मंत्रियों की परिषद, जिसमें पेशवा सबसे प्रमुख होता था। पेशवा को मुख्य प्रधान कहा जाता था या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहा जाता था। अमात्य या मजूमदार ये वित्त मंत्री होता था।
सर ए नौबत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर ए नौबत सेना विभाग का प्रमुख होता था, सेनापति जिसको कहते हैं। शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन भी किया था जिसका मुख्यालय उन्होंने कोलाबा में बनवाया था। शिवाजी के राज्य के प्रमुख करों को हम लोग देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि शिवाजी के राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेशमुखी हैं। चौथ क्या था? देखिए, चौथ पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था और चौथ पूरे भू राजस्व का 25% होता था या 1/4 होता था। ओके, चौथ क्यों वसूला जाता था? देखिए, चौथ पड़ोसी राज्य से शिवाजी द्वारा वसूला जाता था और इस टैक्स के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था। यानी जो राज्य इस टैक्स को देता था वहाँ पर शिवाजी द्वारा कोई आक्रमण नहीं किया जाता था। ये चौथ था। चौथ को पहली बार कब वसूला गया? जब पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, उसके बाद पहली बार चौथ को वसूला गया था। ओके, सरदेशमुखी क्या था? ये भी उसी ही प्रकार का कर था, ये भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूला जाता था, लेकिन ये भू राजस्व का 10% होता था या 1/10वां हिस्सा होता था। सॉरी, यहाँ पर एक बात और याद रख लीजिए, चौथ जो वसूलता था उसको काम विषदार कहते थे। ओके, सरदेशमुखी को जो वसूलता था उसे गुमास्ता कहते थे। तो सरदेशमुखी ये मराठा राज्य को उसका देश स्वामी या सरदेश मुख होने के नाते दिया जाता था। ओके, तो ये चौथ और सरदेशमुखी दो प्रमुख कर थे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो संभाजी, शिवाजी के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र संभाजी ये शासन करता है और इसके शासन की सबसे बड़ी विशेषता है जो शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाई थी उसका इसने विघटन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ओके, संभाजी के बाद राजा राम आते हैं, शासन करते हैं, लेकिन राजा राम तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई शासन करती हैं और ताराबाई के समय में ही मराठों का एक बार फिर से उत्कर्ष होता है। ताराबाई के समय में ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु भी हो जाती है। ओके, ताराबाई के बाद साहू जी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध होता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा के युद्ध में साहू जी ने ताराबाई को हराकर साहू जी शासक बनता है और साहू जी सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्ति दी थी। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर इन्होंने नियुक्त किया और इनको नियुक्त करने के साथ ही पेशवा का पद शक्तिशाली हो गया और आगे जो हम लोग मराठा इतिहास पढ़ते हैं वो पेशवाओं का काल है जिसको मराठा इतिहास का दूसरा चरण माना जाता है। ओके, तो मराठा पेशवा काल, यही बालाजी विश्वनाथ इस मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं। ओके, बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम ये मराठा पेशवा काल का सर्वश्रेष्ठ मराठा सेनापति है। बाजीराव मस्तानी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, वो इसी बाजीराव प्रथम के ऊपर ही बनी है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ये प्रतिपादक था। हालांकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति शिवाजी भी सबसे अच्छे तरीके से लड़ते थे, उनकी भी पद्धति गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसीट व बेसिन को छीन लिया था। ओके, बाजीराव प्रथम के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहा जाता है, वो अगला शासक बनता है और इसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। इस समय मराठा साम्राज्य अपने पूरे चरम पर होता है और इसने पूरे भारत को रौंद डाला था। बालाजी बाजीराव के समय पर मराठाओं ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, पूरे भारत को रौंद डाला था और इसके शासक बनते ही पेशवा का पद वंशानुगत भी हो जाता है। इसने मुख्यालय पूना को बनाया। इसी के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली जो कि फारस का एक प्रसिद्ध लुटेरा शासक था, उसका साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी देता है। तो सुजाउद्दौला और अहमद शाह अब्दाली मिलकर मराठाओं से लड़ते हैं। मराठाओं का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे।
इस युद्ध में मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है, करारी हार होती है, और ये हार उनकी सम्मान पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचाती है। और इसी के बाद जो ये हार होती है, एक प्रकार से मराठाओं का अंत इसी हार से प्रारंभ होने लगता है। इस युद्ध में मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी के नेतृत्व में था। ओके, इसके बाद दो प्रमुख आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, तीन आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, अक्सर पूछता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में होता है। 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और ये साल बाई की संधि से समाप्त होता है 1782 ईस्वी में। उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। इसके बाद 1782 के बाद 1802 में बसीन की संधि होती है। इस संधि के तहत पेशवाओं ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया होता है, और ये संधि जो बसीन की संधि है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1802 में, ये पेशवाओं के लिए एक अपमानजनक संधि थी, और यही कारण बनती है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच होता है। इस दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में तीन प्रमुख संधियां होती हैं। संधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंग्ल मराठा युद्ध में कुछ पूछता है तो वो संधियां ही पूछता है। इन तीनों संधियों में तीन अलग अलग लोगों के साथ अंग्रेज लोग संधियां करते हैं। देवगांव की संधि 1803 में भोसले के साथ होती है। सुरजी अर्जुन गांव संधि 1803 में सिंधिया के साथ होती है, और राजपुर घाट संधि 1805 में होलकर के साथ होती है। और ये जो तीनों संधियां होती हैं उस समय गवर्नर कौन रहता है? लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पर आते हैं। 1817 से 1818 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बनकर आता है तो फिर से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और ये पूना की संधि 1817 से समाप्त हो जाता है। पूना की संधि 1817 जब होती है तो उसी समय पेशवा द्वारा मराठा संघ की प्रधानता को त्याग दिया जाता है, और इसी के साथ मराठाओं का एक प्रकार से अंत हो जाता है। ओके, तो ये पूरा मराठा काल था। मराठा काल में इतना इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, इसको पूरा पढ़िएगा। और देखिए, मराठा जो टॉपिक है ये बहुत से लोग छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा उबाऊ टॉपिक माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितना बताया है अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। ओके, आगे मिलते हैं नए वीडियोज़ में। आप ऐसे ही अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।